नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 253 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। अस्पताल में होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इन्फेक्शन कंट्रोल उपाय कौन सा है? ए. वियरिंग ग्लव्स, बी. हैंड हाइजीन, सी. यूजिंग फेस मास्क, डी. डिसइंफेक्टिंग सरफेसेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैंड हाइजीन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है। Proper hand hygiene, washing hands with soap and using hand sanitizer is the most effective way to prevent hospital-acquired infections. Next question. What is the first sign of hypoglycemia? Hypoglycemia का पहला लक्षण क्या होता है? A. Confusion, B. Sweating, C. Loss of consciousness, D. Seizures. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वेटिंग। Low blood sugar first causes sweating, shakiness, hunger, and palpitations. If untreated, it can lead to confusion, seizures, or coma. Next question. Which part of the brain controls respiration? ब्रेन का कौन सा भाग रेस्पिरेशन को नियंत्रित करता है? ए. सेरिब्रम, बी. सेरिबेलम, सी. मेडुला ऑब्लांगेटा, डी. हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लांगेटा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। The medulla oblongata in the brainstem controls involuntary breathing and adjusts respiration based on CO2 and O2 levels. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which vaccine is given at birth to prevent tuberculosis? जन्म के समय ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? ए. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, बी. बीसीजी वैक्सीन, सी. डीपीटी वैक्सीन, डी. पोलियो वैक्सीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टीबी को रोकने के लिए बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। The Bacillus calmette-guerin BCG vaccine is given at birth to protect against tuberculosis, especially miliary TB and TB meningitis. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the normal pH of blood? ब्लड का सामान्य पीएच कितना होता है? ए. 6.8 to 7.0, बी. 7.35 to 7.45, सी. 7.5 to 8.0, डी. 6.5 to 7.2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है यह 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। The normal blood pH is slightly alkaline. Acidosis occurs if pH drops below 7.35 and alkalosis occurs if it raises above 7.45. यदि pH 7 से कम हो रही है तो यह एसिडोसिस की कंडीशन होगी, और यदि pH इससे अधिक हो रही है तो यह एल्कलोसिस की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the most common site for checking pulse in an unconscious patient? बेहोश रोगी में पल्स जांचने के लिए सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? ए. रेडियल आर्टरी, बी. कैरोटिड आर्टरी, सी. ब्रैकियल आर्टरी, डी. फीमोरल आर्टरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैरोटिड आर्टरी। यह उन पेशेंट के लिए, उन व्यक्तियों में पल्स चेक करने का तरीका सबसे अच्छा माना जाता है जो कि अनकंसियस होते हैं। Unconscious patient, the carotid artery neck is preferred as it large, central and easy to locate. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो इसको लोकेट करना आसान होता है, और ये लार्ज होती है और सेंट्रल होती है, और ये कहाँ पाई जाती है? नेक में पाई जाती है कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
What is the most important nursing intervention for a patient with dyspnea? डिस्पनिया वाले रोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? डिस्पनिया का मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई होना। ए, एनकरेजिंग फ्लूइड इनटेक। बी, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन थेरेपी। सी, एनकरेजिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। डी, प्लेसिंग द पेशेंट इन ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। करेक्ट आंसर होगा, जब डिस्पनिया की कंडीशन हो तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग इंटरवेंशन होता है यह होता है ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Dyspnea means difficulty in breathing is best managed by ensuring adequate oxygen supply and positioning the patient upright. Next question. Which electrolyte imbalance is common in chronic kidney disease? क्रोनिक किडनी डिजीज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन आम होता है? ए, हाइपरकैलेमिया। बी, हाइपोकैल्सीमिया। सी, हाइपरनेट्रीमिया। डी, हाइपोकैलेमिया। क्रोनिक किडनी डिजीज में होता क्या है कि इसमें किडनी खराब हो जाती है और किडनी से जो पोटेशियम है उसका एक्सक्रीशन अच्छी तरह से या अधिक नहीं हो पाता है। जब नहीं हो पाएगा तो यह पोटेशियम बॉडी में स्टोर होता रहता है जो कि हाइपरकैलेमिया की कंडीशन बनाता है। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण आगे एरिथमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसलिए यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। In CKD, the kidneys fail to excrete potassium, leading to hyperkalemia, which can cause dangerous cardiac arrhythmias. Next question. What is the primary cause of peptic ulcer disease? पेप्टिक अल्सर डिजीज का मुख्य कारण क्या है? ए, स्पाइसी फूड। बी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। सी, स्ट्रेस। डी, एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी infection and NSAID are used in the main causes of peptic ulcers, not spicy food or stress. जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होती है और नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, यह मेन का कॉज होते हैं, मुख्य कारण होते हैं किसका, पेप्टिक अल्सर का, ना कि स्पाइसी फूड या तनाव मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट विद इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने पर रोगी को किस स्थिति में रखना सबसे अच्छा होता है? ए, सुपाइन पोजीशन। बी, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। सी, सेमी फॉलर्स पोजीशन। डी, प्रोन पोजीशन। जब किसी व्यक्ति का इंट्राक्रेनियल प्रेशर मींस जो सीएसएफ होता है उसके क्रेनियम पर अधिक दबाव डालने लगता है तो इससे आईसीपी बढ़ जाता है। जब आईसीपी बढ़ जाएगा तो ऐसे पेशेंट को सेमी फॉलर पोजीशन में रखना सबसे अच्छा होता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। सेमी फॉलर्स पोजीशन जो कि होती है 30 से 45 डिग्री एलिवेशन की, हेल्प्स रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर बाय इंप्रूविंग वीनस ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइल्स ट्यूब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब? राइल्स ट्यूब का उद्देश्य क्या है? ए, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। बी, फीडिंग एंड गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। सी, यूरिन आउटपुट मेजरमेंट। डी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फीडिंग एंड गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। यह नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का मुख्य उद्देश्य होता है। राइल्स ट्यूब or NG tube is used for entering, feeding, gastric decompression and medication administration. Next question.
What is the hallmark symptom of increased intracranial pressure? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का मुख्य लक्षण क्या है? ए टैकीकार्डिया, बी हाइपरटेंशन विथ ब्रेडिकार्डिया, सी हाइपोटेंशन, डी डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाइपरटेंशन विथ ब्रेडिकार्डिया। उच्च रक्तचाप के साथ धीमी हृदय गति यह इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का मुख्य लक्षण है। Cushing's triad, hypertension, bradycardia, and irregular respirations is a classic sign of increased ICP। तो इसमें जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो उसमें एक कुशिंग ट्रायड देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा और इर्रेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the first step in basic life support BLS? बेसिक लाइफ सपोर्ट में पहला कदम क्या होता है? ए चेस्ट कंप्रेशंस, बी चेकिंग फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, सी कॉलिंग फॉर हेल्प, डी गिविंग रेस्क्यू ब्रेथ्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चेकिंग फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। प्रतिक्रिया की जांच करना यह फर्स्ट स्टेप है बेसिक लाइफ सपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is preferred site for subcutaneous insulin injection? इंसुलिन इंजेक्शन के लिए सबसे पसंदीदा स्थान कौन सा है? ए डेल्टॉइड, बी एब्डोमेन, सी वेस्टस लैटरलिस, डी डॉर्सोग्लूटियल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एब्डोमेन। The abdomen is the preferred site for subcutaneous insulin injections as it provides faster and more consistent absorption. Other sites include thighs, upper arms, and buttocks. Which heart sound is heard during atrial contraction? Atrial contraction के दौरान कौन सी हृदय ध्वनि सुनी जाती है? S1, S2, S3, S4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी S4। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो ध्वनि सुनी जाएगी यह होगी S4। S1 love, S2 dub, S3 heart in heart failure, S4 heart and atrial contraction, stiff ventricles। S1 जो डिनोट करेगी क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स, S2 क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स, S3 heart in heart failure, S4 heart in atrial contraction that is stiff ventricles। Next question, what is the most common site for deep vein thrombosis DVT? डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? ए आर्म्स, ब्रेन, लेग्स, हार्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लेग्स या काल्फ वेन्स, यह सबसे सामान्य स्थान होता है। DVT most commonly occurs in the deep veins of the legs, particularly in the popliteal femoral veins. It can lead to pulmonary embolism if the clot dislodges. Which hormone is known as the stress hormone? कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है? इंसुलिन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। Cortisol is released from the adrenal cortex in response to stress. It helps in glucose metabolism, blood pressure regulation and immune responses. तो किडनी के ऊपर पाई जाती हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोल हार्मोन। और यह कॉर्टिसोल हार्मोन जो है किसके रिस्पॉन्स में निकलता है? स्ट्रेस, जब व्यक्ति तनाव में होता है, और ये जो काम करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रेगुलेट करना और इम्यून रिस्पॉन्सेस को
मेंटेन करना इसका काम होता है और इसके अधिक निकलने से जो बीमारी होती है उसको कुशिंग सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एसए नोड? एसए नोड का प्राथमिक कार्य क्या है? ए, ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, हार्ट रेट रेगुलेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हमारे हृदय में चार चैम्बर होते हैं। ऊपर एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। ये राइट साइड हो गई है, ये लेफ्ट साइड हो गई है। तो इस राइट एट्रियम में क्या होता है? एसए नोड होता है, जिसको साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। और जिस प्रकार से हमारे घरों में जो बिजली का स्विच होता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में एसए नोड का काम होता है। तो एसए नोड यहाँ से इंपल्स जनरेट करता है, किसके? आपके हार्ट बीट के। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हार्ट रेट रेगुलेशन। The SA node, sinoatrial node, is known as the natural pacemaker of the heart. It generates electrical impulses to regulate the heart rate. Next question. What is the common symptom of meningitis? Meningitis का सामान्य लक्षण क्या है? चेस्ट पेन, न्यूकल रिजिडिटी, डायरिया, स्किन रैश। करेक्ट आंसर होगा गर्दन में अकड़न या न्यूकल रिजिडिटी मेनिंजाइटिस का एक कॉमन सिम्टम होता है। मेनिंजाइटिस सिम्टम्स इंक्लूड न्यूकल रिजिडिटी, दैट मीन्स स्टिफ नेक, फीवर, फोटोफोबिया मीन्स लाइट सेंसिटिविटी, पॉजिटिव कर्निंग एंड ब्रूडिंस्की साइन। ये इसके मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन? रक्त यूरिया नाइट्रोजन की सामान्य सीमा कितनी होती है? 2 to 10 mg per dl, 7 to 20 mg per dl, 20 to 40 mg per dl, 50 to 70 mg per dl। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 7 to 20 mg per dl ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल रेंज होती है। यदि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अधिक हो तो यह किसका संकेत है? किडनी डिजीज का या डिहाइड्रेशन का। और यदि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कम हो तो यह लिवर डिजीज और ओवर हाइड्रेशन का साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट विद इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर? बढ़े हुए इंट्राक्रैनियल प्रेशर वाले मरीज के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है? सुपाइन विद लेग्स एलिवेटेड, हाई फॉलर्स पोजीशन, सेमी फॉलर्स पोजीशन, प्रोन पोजीशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेमी फॉलर्स पोजीशन बढ़े हुए आईसीपी के लिए सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। 30 डिग्री हेड एलिवेशन प्रमोट्स venous drainage and reduces ICP. Avoid Trendelenburg and supine position as they increase ICP। इसमें जब इंक्रीज हो जाता है ICP तो इसमें ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन हो, जो कि इस प्रकार से होती है, सिर नीचे और पैर तिरछे में ऊपर होते हैं। और यदि सुपाइन पोजीशन हो, सुपाइन पोजीशन, तो ये पोजीशन नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे ICP बढ़ जाता है। What is the normal range of hemoglobin in adults female? 8 to 12 gram per dl, 12 to 16 gram per dl, 14 to 18 gram per dl, 16 to 20 gram per dl। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 to 16 gram per dl is the normal range of hemoglobin in adult females। Normal hemoglobin range for females 12 to 16 gram per dl, low HB that indicate anemia and high HB indicate polycythemia। Next question, what is the universal blood donor? A positive, AB positive, O negative, V negative। Correct answer is option C, O negative blood group यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है, क्योंकि इसमें ना तो ए एंटीजन, ना ही बी एंटीजन और ना ही RH फैक्टर
पाया जाता है, तो इस प्रकार से इसमें कुछ नहीं पाया जाता है, इसलिए यह सभी को ब्लड आसानी से दे सकता है। O negative blood can be donated to all blood groups because it has no antigens and RH factor। और जब यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात होती है तो यह होता है ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल्स आई मूवमेंट? कौन सी क्रेनियल नर्व आंख की गति को नियंत्रित करती है? ए ऑप्टिक नर्व, बी ऑक्यूलोमोटर नर्व, सी ट्राइजेमिनल नर्व, डी फेसियल नर्व। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो विजन के लिए जो नर्व, विजन को कंट्रोल करने वाली नर्व ऑप्टिक नर्व होती है, जबकि बात हो जब आंख की गति की, आई मूवमेंट की, तो यह काम होता है ऑक्यूलोमोटर नर्व का, जो कि क्रेनियल नर्व थर्ड होती है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसके अलावा जो ट्रॉक्लियर नर्व है और एब्ड्यूसेंस नर्व है, ये नर्व्स भी आंख की गति को नियंत्रित करने का काम करती हैं। Oculomotor nerve controls most eye movement. Cranial nerve 4, trochlear, and cranial nerve 6, abducens, also help in eye movement. Next question. What is the normal platelet count in an adult? 50,000 to 1 lakh per cubic mm, 1 lakh to 150,000 per cubic mm, 1,50,000 to 4,50,000 per cubic mm, 5 lakh to 7 lakh per cubic mm। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1,50,000 से 4,50,000 तक यह प्लेटलेट्स की नॉर्मल काउंट होती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन मानी जाएगी यदि 1.5 लाख से कम हो इनकी नंबर, और इसका जो कारण बनेगा यह किसका, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है। और थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन मानी जाएगी जब 4.5 लाख से ऊपर प्लेटलेट्स की संख्या हो, जिस जो रिस्क हो सकता है रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड शुगर रेगुलेशन, हार्मोन सीक्रेशन, फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन, प्रोटीन डाइजेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, किडनी का जो काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। किडनी फिल्टर ब्लड, रिमूव्स वेस्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन एंड फॉर्म यूरिन। They also regulate BP, electrolyte balance and acid base balance. Next question. What is the first sign of hypoglycemia? Sweating and shakiness, high fever, deep breathing, skin rash। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पसीना आना और कपकपी। यह हाइपोग्लाइसीमिया मींस लो शुगर लेवल का पहला लक्षण होता है। अर्ली सिम्टम, स्वेटिंग, सैकीनेस, डिजीनेस, टैकीकार्डिया, ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। जब सीवियर सिम्टम्स की बात हो, कंफ्यूजन, सीजर्स, कोमा। और इसका जो ट्रीटमेंट क्या होता है, ग्लूकोज, आईवी डेक्सट्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस? अपर आर्म्स, नेक आर्म्स, डीप वेन्स ऑफ लेग्स, एब्डोमिनल वेन्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो लेग्स की डीप वेन्स होती हैं उनमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने की सबसे अधिक संभावना रहती है। DVT occurs most commonly in the lower leg veins। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, या किन व्यक्तियों को डीवीटी की संभावना होती है? इमोबिलिटी, जैसे कि कोई व्यक्ति लगातार बिस्तर पर लेटा रहे, सर्जरी वाले मरीजों में, प्रेगनेंसी वाले महिलाओं में, या ओबेसिटी, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं डीवीटी के। और कॉम्प्लिकेशन इसका हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ सीपीआर? सीपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है?
restore blood circulation and breathing, reduce pain, improve digestion, decrease blood pressure। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेस्टोर ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग। यह सीपीआर का मेन पर्पज होता है। CPR 30/2 compressions to breath helps maintain circulation and oxygenation। इसमें 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन करना है और जो उसका मुख्य काम है सर्कुलेशन को और ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करना होता है। अर्ली डिफिब्रिलेशन इंप्रूव सर्वाइवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज सीन इन रीनल फेल्यूर। रीनल फेल्योर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखा जाता है? हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपरकैलेमिया। यह गुर्दे की विफलता में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन देखा जाता है, क्योंकि जब किडनी फेल हो जाती है तो पोटेशियम शरीर से बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। जब शरीर से बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो स्टोर होता रहेगा। इसको की हाइपरकैलेमिया की कंडीशन बोलते हैं, जो कि एरिथमिया का कारण बनता है। किडनी excretes potassium, so kidney failure leads to high potassium, that is called hyperkalemia। और कितना होगा? 5 से अधिक इसकी मात्रा हो जाए 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से। ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो ईसीजी नॉर्मल इस प्रकार से होती है, हम लोग जानते हैं PQRST। तो ये टी वेव क्या हो जाएगा? एलिवेशन हो जाएगा, मींस पीक्ड टी वेव देखने को मिलती है किसमें? हाइपर कैलेमिया में। और जब बात होती है इसके विपरीत में हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में, तो उसमें एक नई वेव देखने को मिलती है जिसको हम यू वेव बोलते हैं। तो इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर और ये टी वेव का जो शेप होता है ये बदल जाता है, और एक यू वेव भी इसमें हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलती है। तो हाइपरकैलेमिया में पीक्ड टी वेव होगा और हाइपोकैलेमिया में यू वेव देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What is the normal range of serum sodium? 110 to 130 milliequivalent per liter, 135 to 145 milliequivalent per liter, 145 to 160 milliequivalent per liter, 90 to 110 milliequivalent per liter। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यह सीरम सोडियम की नॉर्मल रेंज होती है। और यदि 135 से अधिक हो तो इसको हाइपरनेट्रीमिया बोला जाएगा, और यदि 135 से सोडियम कम हो तो इसको हाइपोनेट्रीमिया बोला जाता है। हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में जो देखने को मिलेगी वीकनेस, कंफ्यूजन और सीजर्स आएंगे। जबकि हाइपरनेट्रीमिया किन कंडीशन में देखने को मिलती है? डिहाइड्रेशन में, जैसे कि किसी को अत्यधिक डायरिया हो गया, दस्त लग गए या शरीर में पानी की कमी हो गई तो सोडियम इकट्ठा होता रहता है, जो कि हाइपरनेट्रीमिया का कारण बनेगा। तो इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।